मामले में गुजरात मॉडल बेटर है। आप गुजरात जाके देखेंगे, क्योंकि चूंकि गुजरात में क्यों है मॉडल सक्सेस, उसका भी रीजन है क्यों एग्रीकल्चरल लैंड बहुत कम है, तो उनको इंडस्ट्री पे ध्यान देना था, तो बहुत सारा उन्होंने स्कीम लाया। वहाँ की कुछ अच्छी स्कीमों को कॉपी करके इंडिया में हम लागू कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन साथ में मैं ये भी चीज़ कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट जब हम या इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, हमको ध्यान रखना चाहिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ करें। अब आप जाके उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चरल एरिया में जाके लंबा लंबा फैक्ट्री लगा दे, तो फिर वो वहाँ पे खेती कौन करेगा। तो संसाधन के हिसाब से विकास का मॉडल हो, वहाँ पे आप एग्रो पार्क बनाए और आईटी पार्क बनाए। आईटी पार्क के लिए ज़्यादा लैंड की जरूरत नहीं होती है। उत्तर प्रदेश बिहार में आप आईटी पार्क बनाए तो आप देखेंगे हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, बॉम्बे, दिल्ली में सबसे अधिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर उत्तर प्रदेश बिहार के हैं। तो हम क्यों ना जाके आईटी पार्क वहीं खोल दें। आईटी पार्क के लिए ज़्यादा जरूरत होती है, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियों को वहाँ पे इन्वाइट करें। तो वहाँ से क्या होगा कि एग्रीकल्चरल लैंड हमारा बचा रहेगा और आईटी पार्क जैसे उद्योग वहाँ बढ़ेंगे, वहाँ पे रोजगार बढ़ेगा। मेट्रो, बॉम्बे और दिल्ली जैसे शहरों पे बोझ कम होगा, स्थानीय रोजगार वहाँ बढ़ेगा। तो जो बच्चे हैं, जवान होते बच्चे हैं, वो अपने बूढ़े होते हुए माता पिता के साथ रहेंगे, वो अपने पैदा हुए बच्चों के साथ भी रहेंगे, तो सामाजिक ढांचा भी बदलेगा और रोजगार स्थानीय स्तर पर मिलेंगे, भारत की जीडीपी बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पैसा भी आएगा। ये सारे रास्ते हैं कि उद्योग जगत में किस तरह से सरकार करे तो लोगों में खुशहाली आए। जी, कहीं ना कहीं यदि इंडस्ट्रीज पर भी फोकस किया जाए और साथ ही साथ यदि इस सेक्टर में या इस जगह पर यदि ध्यान दिया जाए तो जाहिर सी बात है कई सारे फायदे हो सकते हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पर ध्यान दें तो बहुत फायदे हो सकते हैं। जी, क्योंकि जिस तरह से देश की बात की जाए तो एग्रीकल्चरल कंट्री कहा जाता है और ऐसे में यदि उस चीज़ पर फोकस किया जाए तो जाहिर सी बात है फ़ायदे बहुत होंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा और साथ ही साथ जिस तरह से बताया गया कि बेरोज़गारी जो लगातार बढ़ रही है उस पर भी जो है वो कमी आ सकती है और साथ ही साथ लगाम लगाई जा सकती है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ की यदि बात की जाए, इस सेक्टर की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार ये जो सेक्टर है वो नेगेटिव जा रहा है। इसमें क्या कदम उठाए जाने चाहिए? जितने भी इंजीनियरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और अदर देन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जितने भी इंजीनियरिंग सेक्टर है वो इंजीनियरिंग सेक्टर जो किसी फैक्ट्री की मशीनरी में जाके प्रोडक्शन का एक पार्ट बनते हैं जी। इंजीनियरिंग सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एक साइज में रिबेट देना चाहिए। प्लस उनकी जो बिल्डिंगें बनती हैं, बिल्डिंगों में जो मटेरियल यूज होता है उस पर जो एक्साइज पेमेंट होता है उस पर सैनवेट क्रेडिट अलाउ करना चाहिए। सैनवेट क्रेडिट अलाउ होगा तो उन पर वो डेप्रिसिएशन कॉस्ट और प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में उसको जोड़ेंगे नहीं, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी। तो जितने भी इंजीनियरिंग गुड्स हैं उस पर वो सब्सिडी दें। जो भी अगर वो इम्पोर्टेड मशीनरी कोई करता है इंजीनियरिंग फैक्ट्री लगाने के लिए तो उस पर जो एसएडी है, एसएडी को वो आजकल रिबेट में देते हैं, उस पर कुछ कस्टम ड्यूटी में भी रिबेट लाए। कस्टम ड्यूटी का रिफंड कर सके तो रिफंड करे, या रेट कम कर सके तो रेट कम कर सके। उससे क्या होगा, एक तो इंजीनियरिंग गुड्स की लागत कम होगी, वो इंजीनियरिंग गुड्स जाके किसी फैक्ट्री की मशीनरी बनेंगे, जब उसकी लागत कम होगी तो वो फैक्ट्रियां खुलेंगी उस इंजीनियरिंग गुड्स के प्रोडक्ट के द्वारा चालू होती है। जब वो फैक्ट्रियां खुलेंगी तो इसका भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसका भी प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो मेनली गवर्नमेंट को ऑटोमोबाइल एरिया छोड़ के बाकी के एरिया, क्योंकि ऑटोमोबाइल अगर रिबेट दोगे तो गाड़ियां बढ़ेंगी तो डीजल का कंजम्पशन होगा, डीजल का कंजम्पशन पे आपकी सब्सिडी ऐसे ही गड्ढे में चली जाती है। तो बेटर है कि अदर देन ऑटोमोबाइल रेस्ट इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्री को बढ़ावा दें, उसमें इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम लाए, उस पर स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी में रिबेट दें। इससे सिर्फ ना तो ओनली इंजीनियरिंग गुड्स का प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ेगा, इंजीनियरिंग गुड्स से स्थापित होने वाले अन्य मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के भी प्रोडक्शन बढ़ेंगे। इसके थ्रू गवर्नमेंट जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बूम ला सकती है। जी, तो चलिए इंडस्ट्री की बात की जा रही है और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग की सेक्टर की भी बात की जा रही है कि किस तरह से यदि यहाँ पर छुआ जाए तो क्या कुछ फ़ायदे निकलकर सामने आ सकते हैं। एक सेक्टर, जाहिर सी बात है, एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से जुड़ा होता है, ऐसे में यदि यहाँ पर फ़ायदा हो तो जाहिर सी बात है उसका असर दूसरे सेक्टर में भी देखने को मिल सकता है। चर्चा लगातार जारी रहेगी हमारे मेहमानों के साथ, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फाइन एग्रो कंसेप्ट लिमिटेड कंपनी का फर्जीवाड़ा, दुगनी रकम के नाम पर करोड़ों की ठगी, आरबीआई और सेबी के नियमों की उड़ाई धज्जियां। मुंबई पुलिस आखिर कर क्या रही है?
लेमन न्यूज का बड़ा खुलासा। देखिए दिन भर सिर्फ लेमन न्यूज पर। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी ये तो हमें कुछ बोलने नहीं दे रहे। आकंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस। लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाइज। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर। ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। आम बजट पेश होने वाला है और साथ ही साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली इसे पेश करेंगे। थोड़ी ही देर में इसे पेश होना है, लेकिन उसको लेकर उससे पहले आपको बता दें कि आखिर क्या कुछ चीज़ें हैं जिस पर जनता उम्मीद लगाए बैठी है, क्या कुछ चीज़ें सस्ती हो सकती है, क्या कुछ नए सौगात आम व्यक्ति को मिल सकते हैं। एक रिपोर्ट के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे या नहीं, आज साफ हो जाएगा। जेटली लोकसभा में 11 बजे आम बजट पेश करेंगे। गिरती अर्थव्यवस्था के बीच मोदी सरकार का ये पहला आम बजट है। ऐसे में अच्छे दिनों की बाट जो रही जनता की इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि आज के बजट में वित्त मंत्री कई कड़े कदम उठा सकते हैं ताकि लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। ऐसे में कैसा होगा मोदी सरकार का पहला आम बजट? वित्त मंत्री के पिटारे से जनता के लिए क्या कुछ नया निकलेगा? ऐसे कई सवालों पर आइए डालते हैं एक नजर, जिन पर वित्त मंत्री अरुण जेटली के बड़े ऐलान हो सकते हैं। सुपर रिच पर ज्यादा टैक्स का ऐलान हो सकता है। पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर भी टैक्स का ऐलान हो सकता है। बजट में जीएसटी का भी ऐलान हो सकता है। बजट में टैक्स कानूनों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। होम लोन पर ब्याज छूट 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपया किया जा सकता है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की सिफारिश के मुताबिक आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख की जा सकती है। धारा 80C के तहत टैक्स फ्री बजट की सीमा 1.5 लाख की जा सकती है। यात्रा भत्ता पर छूट की सीमा क्या 800 से बढ़ाकर 2000 की जा सकती है। चिकित्सक व्यय पर छूट की सीमा 15,000 से बढ़ाकर 30,000 सालाना हो सकती है। 4 साल में 2 बार मिलने वाला LTA पर भी घोषणा हो सकती है। LTA का फायदा विदेश यात्रा पर भी देखने को मिल सकता है। बुजुर्गों के लिए बीमा योजना की घोषणा वित्त मंत्री कर सकते हैं। उद्योगों के तय समय में काम न करने पर जवाबदेही तय की जा सकती है। बड़े किसानों की कमाई को टैक्स के दायरे में करने की घोषणा भी की जा सकती है। पेट्रोलियम उत्पादों पर सब्सिडी पूरी तरह खत्म करने का ऐलान किया जा सकता है। पावर सेक्टर के लिए किसी बड़े योजना का ऐलान वित्त मंत्री कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड